आप सभी को नमस्कार। उत्तराखंड की बड़ी खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। हरीश रावत सरकार ने महत्वपूर्ण आयोग और परिषदों में नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। 15 और लोगों को सरकार ने लाल बत्तियों का तोहफा दिया है। इसमें से हरपाल साथी को अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष और राजेंद्र बाराकोटी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सरोजिनी कैंतुरा को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और रजनी रावत को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। किरण पाल वाल्मीकि को राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि संतोष गौरव उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गोपाल राणा कैलाश रावत को अनुसूचित जनजाति कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं उपनल परिषद के अध्यक्ष गंभीर सिंह नेगी बनाए गए हैं। बलराम सिंह नेगी को पूर्व सैनिक कल्याण परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं योगेंद्र खंडूरी, विजय लक्ष्मी गुसाई, पुष्पा भट्ट को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो 15 नाम जो है आज आपके सामने रख रहे हैं। बाकी नामों पर जो 22 नाम हैं, उन पर हम उन विभागों में किस तरीके से एडजस्टमेंट हो, क्या क्या उनको दायित्व सौंपे जाए, काम सौंपे जाए, वो सब तय कर रहे हैं। और अब बात जलजले की, जिसने तबाही मचाई है। भारत में 4 राज्य इसके झटके झेल रहे हैं और झेल रहे थे। तबाही मची और नेपाल में भी स्थिति बहुत भयानक दिखी। उत्तराखंड भी नेपाल के मामले पर सजग है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से बात की और नेपाल को पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने 25 बसों को राहत सामग्री के साथ नेपाल रवाना किया है। उत्तराखंड भी भूकंप को लेकर जोन 5 में आता है, सिस्मिक जोन 5 में। लिहाजा मुख्यमंत्री ने राज्य में बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की। 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर 108 बाइक एम्बुलेंस सेवा। बाइक क्योंकि पतली गलियों में जल्दी से घुस जाती है, जल्दी से बेटर रेस्क्यू कर पाती है, इसीलिए बाइक एम्बुलेंस सेवा एक अच्छा नया प्रयास सरकार की ओर से। हमने टनकपुर और रुद्रपुर डिपो से 25 बसेज रवाना कर दी हैं, जो सेल्फ कंटेन्ड है, मतलब उनको सब व्यवस्थाओं के साथ भेजा गया है। और नेपाल गवर्नमेंट को भी हमने सूचित कर दिया है। हेलीकॉप्टर आदि की भी सुविधा दें उनको, वो भी हमने उनसे कहा है कि हम कर देंगे। 108 मोटर बाइक एम्बुलेंस भी तैयार करेंगे। शनिवार को आए भूकंप का असर नेपाल के साथ ही भारत पर भी पड़ा, लिहाजा बचाव के तरीकों पर कवायद तेज हो गई। नैनीताल के बेताल घाट और चंपावत में केंद्र सरकार के सहयोग से 2 भूकंप मापी संयंत्र लगाए जा रहे हैं, जो धरती के नीचे की हलचल की मॉनिटरिंग कर पाएंगे। एक रिपोर्ट इस पर। भूकंप एक ऐसी त्रासदी जिसने नेपाल में सब कुछ हिलाकर रख दिया। नेपाल में आए भूकंप ने भारत के कई राज्यों को भी दहला दिया है और काफी नुकसान भी हुआ है। इस भूकंप की भयावह तस्वीरों ने भूवैज्ञानिकों के माथे पर चिंता की लकीर डाल दी है। वैज्ञानिक इस खोज में लग गए हैं कि आखिर कैसे इस प्राकृतिक आपदा से बचा जाए, कैसे धरती के अंदर हो रही हलचलों का पता लगाया जा सके। भूकंप से आई तबाही ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। जब हर तरफ भूकंप की दहशत दिखाई दे रही है, तब देश के वैज्ञानिकों में भी ऐसी स्थिति से निपटने के लिए चर्चाएं जोरों पर हैं। उत्तराखंड के नैनीताल के वैज्ञानिक एक ऐसे यंत्र का निर्माण कर रहे हैं जिससे भूकंप की पूर्व सूचना मिलने की उम्मीद की जा रही है। नैनीताल के बेतला घाट और चंपावत में केंद्र सरकार के सहयोग से 2 भूकंप मापी संयंत्र खोले जाएंगे। 45 लाख की लागत से बनाए जा रहे इस भूकंप मापी यंत्र से काफी हद तक भूकंप से निपटने और भूकंप की सूचना मिलने की उम्मीद की जा रही है। 2 नए साइस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज खोलने की बात है, एक चंपावत के पास और एक बेताल घाट के पास। इससे हमारे कुल मिलाकर पूर्वी उत्तराखंड में 7 स्टेशन हो जाएंगे। हम सतत ये काम कई सालों से कर रहे हैं, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान विभाग के सहयोग से। लागत तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन करीब 45 लाख की लागत से ये तैयार होंगे।
इस भूकंप मापी यंत्र से जमीन के नीचे की हलचलों की मॉनिटरिंग का डेटा एकत्रित करके इसका उपयोग रिसर्च में किया जाएगा। इसके अलावा इस यंत्र से मिली सूचनाओं का स्मार्ट सिटी बनाने के दौरान भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि भवनों को भूकंप रोधी बनाया जा सके। भूवैज्ञानिक और MOES के प्रधान अन्वेषक प्रोफेसर CC पंत का कहना है कि लगातार ऑब्जर्वेशन से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इससे ये है कि हमें मालूम है किन इलाकों में अर्थक्वेक आ सकते हैं। जो ये डेटा होगा वो भविष्य में हमारे जो परियोजनाएं आएंगे, नए शहर बनने हैं, स्मार्ट सिटीज बननी है, तो उसमें इस डेटा का उपयोग हो सकता है। देश के कई क्षेत्र भूकंप के लिहाज से संवेदनशील हैं। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सेस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। जोन 4 और 5 में वो इलाके होते हैं जहां भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है और भूकंप से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में इस यंत्र के निर्माण से उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में भूकंप से होने वाली तबाही को कम जरूर किया जा सकेगा। नैनीताल से राजू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं फर्जी IAS मामले में आरोपी रूबी चौधरी की। क्या रूबी चौधरी को फंसाया गया? क्या वो किसी साजिश का शिकार बनी? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूबी ने जेल में जो पत्र लिखा वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। अब कांग्रेस नेता PL पूनिया ने भी सवाल खड़े करते हुए आशंका जताई है कि इस मामले में कहीं न कहीं आला अधिकारी भी शामिल है, जिनकी बिना किसी संरक्षण के बिना इतना बड़ा काम हो नहीं सकता था। उनके मुताबिक क्या रूबी धोखे का शिकार हुई? क्या फर्जी IAS रूबी को फंसाया गया? एक खत में रूबी का दुखड़ा, साजिश, शिकार और मोहरा। रूबी चौधरी वो नाम जो बीते कुछ दिनों में सुर्खियों में छाया रहा। फर्जी IAS बनकर देश की प्रतिष्ठित IAS एकेडमी में 6 महीने तक रही और किसी को खबर तक नहीं हुई। फिलहाल अब रूबी सलाखों के पीछे है, लेकिन जेल में रहकर उसने एक खत लिखा है जिसमें उसे साजिश के तहत इस पूरे मामले में फंसाने का आरोप है। साजिश के ये आरोप वरिष्ठ IAS अफसरों पर लगे हैं। अपने वकील के जरिए मीडिया को दिए खत में रूबी ने धोखे और साजिश के तहत उसे फंसाने की बात कही है। साथ ही मामले की जांच में जुटी पुलिस पर भी पक्षपात का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता PL पूनिया ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक गार्ड और रूबी IAS एकेडमी में इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकते थे? इस पूरे मामले में आला IAS अफसरों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। वो एकेडमी में रहती हैं, एकेडमी के प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं, एकेडमी के जो जितने कार्यक्रम हैं उनमें भाग लेती हैं और एक अधिकारी की तरह से वहां रह रही हैं। एक गार्ड की हैसियत नहीं है कि वो उसको इतना अधिकार हो कि वो किसी को भी कहें कि आप यहाँ रहने लग जाइए और आप कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लग जाइए। और वास्तव में जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है और उसको गहराई से छानबीन किया जाना चाहिए। फर्जी IAS रूबी चौधरी का ये मामला वाकई उलझता जा रहा है। क्या बिना किसी आला अफसर की मदद के रूबी एकेडमी में 6 महीने का वक्त बिता सकती है? क्या एकेडमी का गार्ड देव सिंह और रूबी मिलकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं? अगर रूबी वाकई किसी साजिश का शिकार हुई है तो उसका मास्टरमाइंड कौन है? सवाल कई हैं जिनके जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे। दिल्ली से अनुराग चड्ढा, देहरादून से सोनू सिंह, जी मीडिया। रूबी के वकील को सुन लेते हैं जिनके हाथों ये पत्र आया है। जितने उसके ओरिजिनल पेपर हैं वो सारे सौरभ जैन के पास हैं और सौरभ जैन से सख्ती से पूछताछ नहीं होगी तो ये पेपर सामने नहीं आएंगे। ये तो सब SIT सो कॉल्ड SIT का फैब्रिकेशन है। उन्होंने आई कार्ड भी बना दिए। अब आप देखो, आई कार्ड तो तब वैलिड होगा ना उस आई कार्ड का कहीं दुरुपयोग किया हो। जमानत प्रार्थना पत्र के चक्कर में उससे कुछ डिस्कस करना था, विचार विमर्श करना था, मैं उस संबंध में उससे मिला और निश्चित तौर पर हम सक्षम न्यायालय में, सेशन न्यायालय में बेल एप्लीकेशन लगाएंगे और बेल, हमें पूरी न्याय पे पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में कब क्या कैसे हुआ, क्या क्या मोड़ आए। 27 मार्च 2015 लाल बहादुर शास्त्री IAS एकेडमी, मसूरी, उत्तराखंड।
कैसे सामने आया फर्जी आईएएस रूबी का मामला? मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी के मुताबिक रूबी एकेडमी के सुरक्षा गार्ड देव सिंह को आवंटित रिहायशी क्वार्टर में अनधिकृत रूप से रह रही थी। इस बात का खुलासा 27 मार्च को हुआ। तत्काल इस पर एक जांच गठित की गई। 29 मार्च को वरिष्ठ उप निदेशक और सुरक्षा इंचार्ज प्रेम सिंह ने रूबी का बयान दर्ज किए। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई, लेकिन इस मामले में रूबी के खिलाफ फर्जीवाड़े का केस 5 दिनों बाद एकेडमी ने दर्ज कराया। इस बीच रूबी भी वहीं एक होटल में थी। तारीख 1 अप्रैल 2015। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री आईएएस एकेडमी में रूबी के फर्जी आईएएस बनकर रहने के मामले में एकेडमी पर गंभीर आरोप लगे। सवाल उठे कि कैसे एक महिला एकेडमी में इतने दिनों फर्जी आई कार्ड की बदौलत रह सकती है। जब देश के राष्ट्रपति का दौरा हुआ तब भी वो वहाँ पर मौजूद थी। इस मामले ने सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी। तारीख 2 अप्रैल 2015। 2 फरवरी को एकेडमी की कार्यशैली पर उल्टा रूबी ने ही सवाल खड़े कर दिए। रूबी चौधरी के मुताबिक एकेडमी डिप्टी डायरेक्टर ने उसका फर्जी आई कार्ड बनवाया था। लाइब्रेरियन की नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 20 लाख रुपए मांगे गए थे, जिसमें से रूबी चौधरी ने 5 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया था। लेकिन दूसरी ओर रूबी के इन आरोपों पर तब सवाल खड़े हो गए जब उसके परिजनों की माली हालत और रूबी का उनसे झूठ बोलने का खुलासा हुआ। तारीख 3 अप्रैल 2015। रूबी के रहस्य पर वीरेंद्र सिंह ने भी हैरानी जताई। वीरेंद्र की 30 जनवरी को रूबी से शादी हुई थी। वीरेंद्र ने खुलासा किया कि रूबी के फर्जी आईएएस होने का शक उसे पहले ही हो गया था, लेकिन यकीन तब हुआ जब उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। तारीख 3 अप्रैल 2015। रात का वक्त। रात होते ही एसआईटी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देहरादून के हरिद्वार रोड स्थित होटल से रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान रूबी चौधरी ने वहां जमकर हंगामा किया और खुद को बेगुनाह बताया। तारीख 4 अप्रैल 2015। रूबी को कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं एलबीएस प्रशासनिक एकेडमी मसूरी के गार्ड देव सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फर्जी आईएएस मामले में आरोपी गार्ड देव सिंह ने मसूरी विधायक से मदद की वही गुहार लगाई है। देव सिंह का आरोप है कि उससे बार बार पूछताछ कर उसे परेशान किया जा रहा है। वो काफी तनावपूर्ण स्थिति में है। उसने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। स्थानीय विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि इस बारे में वो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात भी करेंगे। सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बाकी क्या कर सकते। तो आप लोगों को क्या परेशान किया जा रहा है अंदर? हाँ, बार बार ये पुलिस वाले बार बार मेरे से इंक्वायरी कर रहे हैं। कभी ऑफिस में बुला दे रहे हैं, कभी थाने में ले जा रहे हैं, कभी घर में आ जा रहे हैं। थाने भी ले गए? हाँ, थाने भी ले गए थे। हाँ, परसों ले गए थे। ये देव सिंह मुझसे मिला है और उसने मुझे बताया कि इसको काफी प्रेशराइज किया जा रहा है और इसको एक सौरभ जैन ने किसी वकील के मार्फत कोई नोटिस दिया है। मैंने उसकी अभी संज्ञान लिया है। मैंने अपने वकील से बात की है। इसको नोटिस दिया नहीं जा सकता क्योंकि अभी मामला अंडर ट्रायल है और उसमें इनको नोटिस देने का उसको अधिकार नहीं है। तो हम अपने वकील के माध्यम से भी इसका जवाब भिजवाएंगे। मैं आज ही माननीय राजनाथ सिंह जी को, जो गृह मंत्री, हम पत्र लिखेंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। टेंशन की वजह से नींद तो आती नहीं है। ऐसे घर में रहते हैं, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं आता है। तो तब तक आगे दो पुलिस वाले आगे, 2 वर्दी में, 1 सिविल में। अगर होता ही है, घबराहट होती है, सब होता ही है सर। और अब हम बहुत परेशान हो गए।
29 अप्रैल को मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी आरती की शादी है, लेकिन अभी से ही सरोवर नगरी नैनीताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। जिस मैरिज हॉल से शादी होगी वहां सुरक्षा के अलग इंतजाम है। इसके अलावा इस शादी के लिए 2 एडिशनल एसपी, 13 एसपी, 20 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर और करीब 400 कांस्टेबल ड्यूटी पर हैं। जिले के एसएसपी के मुताबिक इस शादी में सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल पर पुलिस ज्यादा फोकस करेगी, ताकि जितने भी शांतिपूर्वक तरीके से ये निपट जाए उतना बेहतर है। खटीमा में आश्रम पद्धति जनजाति आवासीय विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दरअसल बच्चों का कहना है कि उन्हें घटिया किस्म का खाना दिया जा रहा है। खाने में अक्सर कीड़े मिलते हैं और कई बार उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। बच्चों ने इसकी शिकायत कई बार प्रिंसिपल से की है, लेकिन उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। छात्रों की शिकायत पर स्थानीय विधायक पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल का निरीक्षण किया है। पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक उन्होंने बच्चों से बातचीत की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। यहाँ पर कीड़े वाला खाना मिलता है और कच्चा, और ये बहुत देर में मिलता है, कभी तो मिलता नहीं। रात को 12 बजे मिलता है। जी हमने बहुत बार शिकायत की है तो वो हमारे सुनते ही नहीं। और कई बार रात में दारू पी के आते हैं तो डांटते हैं। सभी बच्चों से व्यक्तिगत रूप से एक एक करके बात करी है और सारे जो इस पढ़ने वाले इस कैंपस के अंदर के छात्र हैं, उन छात्रों ने बताया है कि उनके खाने में बहुत प्रकार की कमियां हैं। और जैसे कि उनका कहना है कि साहब खाना जला हुआ मिलता है, दाल अलग जाती है, पानी अलग जाता है, उसमें कीड़े भी पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए इस पूरे प्रकरण की। अभी मैं आया हूं और इसमें जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्रदेश में बेमौसम बारिश से बर्बाद किसानों को मुआवजा देने के मामले में जी संगम की खबर का असर हुआ है। ऋषिकेश के डोईवाला प्रखंड में किसानों को मुआवजे का चेक दिए जाने लगा है। प्रशासन की तरफ से 62 में से 23 ग्राम सभा में मुआवजे का चेक वितरित कर दिया गया और इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा रहा है। बारिश से डोईवाला आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में किसान 60 से 80% फसल इनकी बर्बाद हुई थी। वहीं कृषि मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया कि थोड़ा इंतजार करें, सर्वे का काम चल रहा है, जल्द ही सबको मुआवजा दिया जाएगा। उत्तरकाशी में उद्यान सचिव डॉक्टर निधि पांडे 3 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने अधिकारियों से किसान को बांटे गए मुआवजे से संबंधित जानकारी ली। साथ ही उन्होंने चिंद्यानी सौड़ में मुआवजा वितरण का निरीक्षण किया। उद्यान सचिव के मुताबिक बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है, लिहाजा शासन की ओर से करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए दिए गए। ये धनराशि प्रभावित किसानों में वितरित की जा रही है। वहीं चंपावत में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते आलू और हरी मिर्च समेत कई सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को बैंक से लिए गए कर्ज लौटाने की चिंता सताने लग गई है। किसानों के मुताबिक मौसम की मार का असर फलों के उत्पादन पर पड़ा है और कई फलों के पेड़ बर्बाद हो गए हैं। वहीं पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियों को भी नुकसान पहुंचा है।